विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में ऐसा माना जाता है कि 7वीं या 8वीं शताब्दी बीसीई में मिथिला नरेश जनक ने इसकी शुरुआत अपनी बेटी सीता के राजकुमार राम के साथ होने जा रहे विवाह को यादगार बनाने के लिए की थी। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बिहार के मिथिला क्षेत्र में कला की महत्वपूर्ण परंपरा मधुबनी पेंटिंग्स के रूप में रही है। सैकड़ों वर्षों से इस क्षेत्र की महिलाएं इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। किसी भी दूसरी लोक कला की तरह मधुबनी पेंटिंग्स में न सिर्फ सामाजिक परिवेश बल्कि इस क्षेत्र की कलात्मक पहचान को धर्म, स्नेह और समृद्धि के माध्यम से पेश किया गया है। पुरुष प्रमुख समाज में मिथिला की स्त्रियों ने कला के माध्यम से अपनी पहचान को मजबूत आधार दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी मधुबनी कला हस्तांतरित होती आई है माँ से बेटी को। ब्रश और रंग से लड़कियां बचपन से ही जुड़ जाती हैं। कोहबर की विशेष सजावट मधुबनी कला की विशेषता है। पारंपरिक रूप से मिट्टी की दीवारों पर ये पेंटिंग्स की जाती थी, लेकिन आजकल व्यावसायिक मांग के अनुसार मधुबनी पेंटिंग्स कागज और कपड़ों पर भी दिखाई देती हैं। मधुबनी पेंटिंग्स में हिंदू माइथोलॉजी का वर्चस्व है। रंगों का इस्तेमाल भी धार्मिक विश्वासों और लोक मंगल की भावना से प्रेरित होता है। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि 1940 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, जो कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल में इस क्षेत्र के कलेक्टर थे, इस कला से प्रभावित होकर इसे मिथिला आर्ट नाम दिया। विदेश में इसे लोकप्रिय बनाया और यह कला मिट्टी की दीवारों से होती हुई विश्व के संग्रहालयों तक पहुंच गई। मधुबनी कला की पूरक है मिथिलांचल की मधुश्रावणी परंपरा। मौखिक परंपरा के लोक पर्व मधुश्रावणी की खासियत यह है कि यह पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित आयोजन होता है। मौखिक रूप से ही एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। नाग पंचमी से शुरू होकर श्रावणी तीज तक चलने वाले इस त्योहार में पौराणिक प्रसंगों पर आधारित रचनाओं का गायन होता है। मधुश्रावणी नवविवाहिताओं का मानसूनी त्योहार है। इसमें लड़की के मायके और ससुराल के सभी लोग शामिल होते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले मधुश्रावणी व्रत रखा था और जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव को पति रूप में पाती रहीं। लगभग 2 सप्ताह चलने वाले इस त्योहार में मधुश्रावणी कथा और मधुबनी चित्रकला का अद्भुत संगम होता है। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार मनीषा झा को। मिथिला की रहने वाली मनीषा झा की कहानी और कला में मधुबनी चित्रकला और मधुश्रावणी कथा पर्व का बहुत सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं इनके अत्यंत महत्वपूर्ण शोध कार्य की। ये मिथिला पेंटिंग्स के नाम से 14 साल की मेहनत से तैयार किया गया 100 पेंटिंग्स का संग्रह है, जिसे बिहार के 100 गांवों की 100 महिलाओं ने बनाया है। इनमें मधुश्रावणी कथा भी समाहित है। कला और कथा की इस परिकल्पना पर बात करने और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मनीषा झा जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत धन्यवाद मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। जी जी, सबसे पहले तो मनीषा जी हम वही पारंपरिक सवाल आपसे करेंगे कि मधुबनी पेंटिंग्स का काम आपने किस उम्र से सीखना शुरू किया? मैम आप कह सकते हैं कि मैं जन्म से ही इसी परिवेश में पली बड़ी। तो ये हम लोग के परिवार में मैंने अपनी दादी नानी जब से आँख खुली तो उनको करते हुए देखा, अपनी माँ को करते हुए देखा। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि ये रिचुअल आर्ट है, मतलब कि शादी विवाह जनेऊ संस्कार में जो जमीन पे अरिपन बनाया जाता है, दीवारों पे पेंट किया जाता था शादी में कोबर कर। तो मैंने भी ये कला तभी से सीखी। मैं अपनी दादी माँ जब बनाती थी तो वो हमारे लिए, हम 3 बहनें हैं, तो हमारे लिए अरिपन वो बनाती थी तो हम लोग ठोक देते, मतलब सिंदूर से उस पे हम लोग टीका लगाते थे अरिपन पे। तो आई थिंक वो मेरा स्टार्टिंग था।
हाँ हाँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग कभी छूटा नहीं। तो जी मतलब स्कूल में भी मैं अपने खाली समय में बाकी बच्चे जब इधर उधर घूम रहे होते तो मेरे मम्मी पापा बोलते कि मैं पेंटिंग करती थी बैठ के। हम्म। और आर्किटेक्चर में भी कॉलेज में जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा एक बोर्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग के लिए होता था और एक बोर्ड पेंटिंग के लिए। अच्छा तो शायद हाँ, तो मैं एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग मेरा पूरा जीवन ही, मैं बड़ी वैसे भी हूँ, तो आई थिंक आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट माई पेंटिंग्स अराउंड। जी। अभी आपने जिक्र किया कि आप आर्किटेक्ट कैसे बनी, तो कुछ उसके बारे में भी बताएं। मैम आर्किटेक्ट तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बनी। मेरे पिताजी आर्किटेक्ट हैं। और तो हम तीनों बहनें ही थी। और मेरी माँ मंजू जी जो है, उनका दिमाग में था कि मैं अपने बेटियों को इतना इतना पढ़ाऊं लिखाऊं कि ये बेटों से भी ज्यादा आगे बढ़े। तो ओके। जैसे कि हमारे समाज में उस टाइम था कि मतलब मेरी मम्मी को कभी कभी कोई बोल देता था कि इनकी तो 3 बेटियां ही हैं, कोई लड़का नहीं है। तो जी उन्होंने हम तीनों को एकदम उस तरीके से बड़ा किया। तो कला तो है ही, साथ में पूरी शिक्षा हम लोगों ने प्राप्त की, बहुत हायर लेवल की। तो जी मैं मास्टर्स भी हूँ अर्बन में, अर्बन और रीजनल प्लानर भी हूँ। जी। और मेरे पिताजी का ऑफिस भी, मुझे ये आर्किटेक्चर भी बचपन से ही मिल गया। बिकॉज मेरे बाबूजी जब भी उनका ऑफिस पहले घर में ही था, फिर जब उनका मेन ऑफिस में भी हम लोग हमेशा जाके वो ड्राइंग्स को, उसमें भी जैसे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, जैसे प्लान्स होते हैं, उसको जब अर्बन आर्ट कमीशन या डीडीए में सबमिट किया जाता है तो उसको कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। जी। तो वी यूज टू फिल दैट। तो हम्म। तो आर्किटेक्चर भी हम लोग ऑटोमेटिक, मतलब जब 12th पास किया तो कभी दिमाग में कुछ और नहीं गया, सीधा था कि आर्किटेक्ट ही बन गए। तो मैंने तो इंटीरियर डिजाइनिंग भी किया था और यही न्यू दिल्ली पॉलिटेक्निक से। और उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर आर्किटेक्चर में डायरेक्ट एडमिशन मिला। जी और मैंने आर्किटेक्चर किया, फिर इसी बीच में मेरी शादी भी हो गई और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया जी। अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में। अच्छा, तो कला और शिक्षा, कला संबंधी शिक्षा, ये दोनों चीजें आपकी पैरेलल बराबर चलती रही, ठीक है। जी मैम। जी तो मनीषा जी, हम अब बात करेंगे आपकी जो मिथिला पेंटिंग्स की योजना है, और जिसको इतना आपने समय, मेहनत और शोध सब कुछ दिया, तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कैसे इसकी परिकल्पना हुई और कैसे इसका विचार आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, ये इस किताब का भी जर्नी, जिसका नाम है मिथिला पेंटिंग मधुश्रावणी द मॉनसून फेस्टिवल ऑफ बिहार। तो जी इसमें एक्चुअली मेरा एक एग्जीबिशन चल रहा था 2004 में इंडिया हैबिटेट सेंटर में। जी और हम लोग ऐसे ही हैबिटेट के कोने में बैठे हुए थे, तब वहाँ आईजीएनसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की डायरेक्टर थी डॉक्टर मधु खन्ना। वो जी तो नारीवाद विभाग की वो डायरेक्टर थी, हेड थी। तो वो मुझे ढूंढते हुए आई, उन्होंने एग्जीबिशन देखा था, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हम लोग एक मधुबनी का सेमिनार महिलाओं को बुलाएंगे और आप उसमें मेन आइए और उसको देखते हैं कि क्या करना है। तो हम लोग सब बहुत सारी महिलाएं आई और हम लोग सब वहाँ पे एक मीटिंग आईजीएनसीए में कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसके बाद मधु खन्ना मैम ने मुझे कहा कि उनको नारीवाद, ये महिलाओं से रिलेटेड सिंस आर्ट है, तो उनको कोई प्रोजेक्ट करना था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप हम उस टाइम जुलाई था और जी मधुश्रावणी चल रही थी। तो जी। मैंने उनको कहा मैम हम लोग मधुश्रावणी डॉक्यूमेंट करते हैं। उस टाइम तो मैंने बोल दिया, हम्म। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ और वो मान गए कि हाँ इसी को करेंगे। फिर मैंने जब मधुश्रावणी के बारे में, मेरा भी मधुश्रावणी हुआ था, मैं तो बहुत छोटी थी, 19-20 साल की थी, हम्म। तो कभी ध्यान नहीं दिया कि ये जो कथाएं थी जो मेरी मौसी ने सुनाई थी, तो कुछ इतना ध्यान नहीं दिया था कभी कि कथाएं क्या है। फिर हम्म। वहाँ जब आईजीएनसीए में डिस्कशन करने के बाद मैं घर वापस आई। फिर एक पतली सी पुस्तिका थी मेरी मम्मी की, हम्म। वो मैंने ली और उसको पढ़ना शुरू किया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत ही मुश्किल विषय है, क्योंकि ये जो और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे अब इतने साल बाद कि हम्म। ये पूरी कथाएं एक्चुअली ये शिव परिवार की कथा है।
और इसमें जितनी भी कथाएं हैं बेसिकली इट टीचेस यू अबाउट एनवायरनमेंट, अबाउट हमारी जितनी भी प्रकृति से रिलेटेड है वो सारी कथाएं। जैसे कि इसमें मेन कथाएं मैं आपको बता देती हूँ कि मोना पंचमी की कथा है कि उस दिन ये पूजा बेसिकली शिव परिवार की पूजा है और मनसा देवी की पूजा है। हम नाग पंचमी से हमारे यहाँ मनाया जाता है, इसको मधुश्रावणी बोलते हैं। तो जिस भी लड़की का पहला सावन होता है तो 15 दिन का व्रत रखते हैं बिना नमक का, और ये हर रोज एक कथा उस लड़की को, ये ब्राइड को सुनाई जाती है। और घर की जितनी इम्पोर्टेंट महिलाएं या गांव की आसपास की जो सुहागिन होती है सब लोग सुनते हैं कथा। तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि कैसे करना है, और मधुकरणा मैम ने मुझे ट्रस्ट करके दे दिया कि हाँ कराइए। तो मैंने 200 महिलाओं को अलग अलग गांव के हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के उनको इनविटेशन भी दे दिया। फिर काफी सोच पाया, फिर मैंने इस कथा को इंग्लिश में लिखा और फिर अब सबसे चैलेंजिंग काम था इसको इलस्ट्रेट करना कि अब जो मोना पंचमी की कथा है, जो नाग जो 5 मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि जो ये मनसा है ये मानस पुत्री है शिव जी की, और जो 5 नाग कन्या है वो शिव जी की पुत्री थी। अच्छा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गणेश जी की बहनें हैं। ये ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। तो ये मनसा पूजा बिहार, हिमालय से लेके बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में काफी प्रिवेलेंट है, मे बी बिकॉज कि स्नेक्स मॉइस्चर है, स्नेक्स ज्यादा है, तो ये बहुत प्रिवेलेंट है। और फिर ये किताब तो बाद में बनी, लेकिन मैंने ये वर्कशॉप पहले किया 200 महिलाओं के साथ। तो जब मैंने उन 200 महिलाओं, उसमें बहुत सीनियर मोस्ट जो हमारी मधुबनी की महिलाएं थे उनको भी मैंने आमंत्रित किया था। सब आई थी, बहुआ देवी, शांति देवी, जितनी भी पद्मश्री हैं सब। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग मधुश्रावणी बनाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए बेटा हम लोग ही ये नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक अननोन चीज को शेप देना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो फिर मैंने लिटरली सारा स्केच किया, फिर ग्रुप डिवाइड किया पूरे प्रोजेक्ट पे, और हर अलग ग्रुप का एक लीडर बनाया, उनको एक्सप्लेन किया, लिटरली स्केच किया। और फिर हमने ये पूरा करीबन हमने 3 वर्कशॉप किए इसके, पहला वर्कशॉप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके हमने इसको मतलब 1 साल में पहले इसका इलस्ट्रेशन खत्म किया। उसके बाद मैंने जब ये कर दिया तो इतनी सुंदर पेंटिंग्स हमने बनाई, तो मुझे लगा कि अब इसको अगर मैंने लिखा नहीं तो ये ऐसे ही चला जाएगा अननोटिस्ड। तो काफी IGNCA में भी प्रयास किया, कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने इसको अगले 6-7 साल में डॉक्यूमेंट किया। मैंने सारी कथाएं डिटेल में लिखी, रिचुअल को डॉक्यूमेंट किया। तो एक्चुअल रिचुअल जो 2004 में था, हमने IGNCA के साथ मिलके इसका फिल्म भी बनाया। और फिर मेरी ये यात्रा, मेरा एक पैशन हो गया कि मुझे इसको खत्म करना है। तो ये बड़ा अनयूजुअल सा सब्जेक्ट है, और मुझे मेरे घर के लोग बोलते थे कि यू गॉन मैड, इस पे कौन किताब लिखता। तो लेकिन मुझे एक लगन सी लग गई थी और शायद मेरे हाथों ये होना था। तो मैंने इसको IGNCA में तो नहीं हो पाया। फिर मैंने इसका पूरा अपने आप ही किया, लिखा, इसको इलस्ट्रेट किया। और फिर पिछले मतलब ऑलमोस्ट 12 से 13वें साल में इसकी पूरी शेप आ गई। इसको किताब को डिजाइन भी मैंने खुद ही किया। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि अभी पिछले 30 साल में मिथिला पेंटिंग पे कोई ऐसी किताब आई भी नहीं है। एक डॉक्टर जितेंद्र जैन सर की जो किताब 84-85 में थी, उसके बाद कोई किताब नहीं है। तो ये एक तरीके से 25-27 साल बाद पहली मिथिला पेंटिंग पे किताब है, और एक मधुश्रावणी का पहला डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें कि मैंने अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सा पूजा है वो बिहार में जो है मूर्ति, उससे शुरू करके ये एक चंद्रशाही म्यूजियम मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे ये मूर्ति 11वीं सेंचुरी की है, 12वीं शताब्दी की है। तो मनसा पूजा इतना पुराना है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके ऊपर डेटा निकालना, इसको लिखना। तो मैं काफी शुक्रगुजार हूँ दरभंगा म्यूजियम के शिव कुमार सर, जो कि मेन क्यूरेटर है बिहार के। उन्होंने मेरी मदद की इसका और पीछे जाने के लिए। और तो ये एक फोक
ओरल ट्रेडिशन जो है जी जो कि सालों से खाली कथा ओरल वाची जाती थी, इसलिए कथा वाचिका होती हैं जो ये कथा सुनाती हैं। तो हर गांव में 2-3 ऐसी महिलाएं होती थी और अभी भी होती है जिनको ये कथा याद होती है। तो वो लोग वो कथा वाचते थे, कहीं लिखी नहीं हुई थी। तो ये पहली बार लिखी गई और इसके साथ इसके जो गीत होते हैं उसको भी मैंने डॉक्यूमेंट किया। और इसमें जो ओरल डॉक्यूमेंटेशन था ये सारा, कि मैंने गांव-गांव में जाके अपने गांव में अपने परिवार में भी जो भी कोई गीत आता था, मेरे आर्टिस्ट इतने सारे हैं उनसे सबको डॉक्यूमेंट किया और सबका एक्सपीरियंस लिखा। तो अपने आप में ये बहुत मतलब मेरे लिए ये एक पैशन था। मैंने अपने बहुत पैशन से इसको 14 साल में खत्म किया। और जब हमने मधुबनी आर्ट सेंटर, मैंने एक संस्था शुरू की है जो 22 साल पुरानी है, तो उसी के द्वारा मैंने इसको पब्लिश किया, सेल्फ पब्लिश किया, क्योंकि काफी सारे पब्लिशर्स थे जो इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे थे। बट ये सब्जेक्ट ऐसा था कि कुछ लोग बोलते थे इसमें से ये हटा दीजिए वो हटा दीजिए, जो कि मैं नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मैंने इसको सेल्फ पब्लिश किया मधुबनी आर्ट सेंटर से। इस किताब की एक और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका एक भाग मैथिली में भी मैंने लिखा, ताकि इट्स लाइक कि जिसका मधुश्रावणी है, जैसे आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है सब कुछ, और जितने भी मिथिला के लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में रहें, चाहे दिल्ली में, बम्बई में, मधुश्रावणी होती ही है। तो ये कथा एक हैंडी बुक की तरह इंग्लिश में भी देखी जा सकती है, और अगर जिनको पढ़ना नहीं है तो खाली इलस्ट्रेशन देख के इसको समझ सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। प्लस दूसरा, मैंने आज तक जितने भी मधुबनी के सीनियर मोस्ट जो 1960s से लेके अभी तक जितनी भी महिलाओं ने मनसा पे कोई भी चित्र बनाया है, उसको मैंने इस किताब में डॉक्यूमेंट किया है। तो वो भी एक बहुत दुर्लभ है। और प्लस इस किताब में एक बहुत रेयर बायोडेटा जितने भी ये आर्टिस्ट हैं उनके हैं, जो कि कहीं अभी तक लिखे नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, नहीं, एक एनसाइक्लोपीडिया की शक्ल आपने उसकी, मधुश्रावणी को एनसाइक्लोपीडिया के रूप में डाल दिया आपने। जी मैम, तो एक प्रयास था, मतलब ये मैंने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इसका रूप आ जाएगा। इट वाज लाइक स्टेप बाय स्टेप, आई वाज जस्ट डूइंग इट। और मैं कोई ऐसी रिसर्च स्कॉलर तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने इस पूरे जो जिया, जो आसपास का जो अनुभव लिख दिया सबको। हाँ, नहीं, आपके अंदर ना कलाकार के साथ साथ एक शोधार्थी भी है, जो आपको नई नई चीजें खोजने का शौक है, उसकी वजह से आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को संपन्न कर सकें। तो अब मैं ये चाहूंगी कि आपने 14 साल जो इतनी मेहनत की है इसके साथ में, तो कुछ इसकी जो प्रमुख कथाएं हैं मधुश्रावणी की, या कोई बहुत ही अलग ढंग के गीत हैं, कुछ आप उनका भी थोड़ा थोड़ा परिचय जरा सा करा देंगी तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जो इस सारी चीज को पहली बार सुन रहे हैं मधुश्रावणी के बारे में, क्योंकि ये तो जो ओरल ट्रेडिशन है उसकी बहुत बड़ी प्रतिनिधि है मधुश्रावणी। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग किताब है मैम। इसमें पहली कथा जो है मौना पंचमी, जो हमारे यहाँ पहले दिन ये शुरू होती है पूजा, उसको मौना पंचमी बोलते हैं, जिसमें कि जो पांचों बिसारा का जन्म है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो पांचों बिसारा एक मैना के पत्ते के ऊपर उनका जन्म हुआ, और एक बूढ़ी मतलब एक ओल्ड महिला नहा रही थी तालाब में, तो उनको वो डर गई, क्योंकि ये जो पांचों छोटे छोटे सांप थे ये बोल सकते थे। और इन्होंने उनको कहा कि देखिए आप, हे माँ, आप जाइए गांव में और बोले कि आज मौना पंचमी है और आज सबको खीर घुरजौर बनाना है। और जो सांप का जो एक आकार होता है द्वार पे बनाना है, और ये जो करेगा उसको बहुत संपन्नता मिलेगी। तो उन्होंने जाके बोला, बहुत सारे गांव में जाके सबको बोला, लेकिन आधे लोगों ने इनको बिलीव किया, आधे लोगों ने इनका मजाक उड़ा दिया। अब जिन लोगों ने मजाक उड़ाया तो उन्होंने देखा कि वो सब गिर गए, मतलब कि उनका अंत हो गया, तो वो डर गई। वो वापस आई दौड़ के, तो देखा कि वो पांचों बहनें वहीं पे थी। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, आधे से ज्यादा लोग तो खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब ये जो आपने प्रसाद बनाया है खीर और घुरजौर, वो आप उनको खिलाएंगे, सब जीवंत हो जाएंगे। तो ये कथा वहीं पे होती है कि सब जीवित हो जाते हैं
और तब से ये कथा और ये पूजा करने की प्रथा शुरू हो गई मौना पंचमी की जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का। फिर इसकी दूसरी कथा है बिहुला और मनसा की। बिहुला की कहानी बंगाल में भी बहुत प्रसिद्ध है और बिहार में भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा माना जाता है कि मनसा जो मानस पुत्री है शिव जी की, उनको उनको ये था कि मुझे पृथ्वी पे सब मेरी पूजा करें। तो ये पूरी कहानी चंदू सौदागर की थी, जो बिहुला के पति थे। तो वो चंदू का जो बेटा था एक्चुअली, तो उन्होंने ये मना कर दिया कि नहीं, मंदिर नहीं बनवाऊंगा, मैं आपका पूजा नहीं करूंगा, आप एकदम नए कैसे प्रकट होगे। तो उससे उनके बेटे का देहांत हो जाता है। तो बिहुला बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। और ये कहानी धोबिन की भी है कि वो अपने पति को जलाने नहीं देती है, अंतिम संस्कार नहीं करने देती है। वो नदी में नाव पे अपने पति को लेके चलती जाती है। काफी जब पूरा शरीर क्षतिग्रस्त होने था, तब वो दूर से एक धोबिन को देखती है कि वो कपड़ा धो रही है और उनका बच्चा साथ में बैठा हुआ है। जो बच्चा बहुत तंग करता है, तो बच्चे को कुछ ऐसे कर देती है कि बच्चा उस टाइम जैसे मृत्यु हो जाती है या ऐसे पूरा निशब्द हो जाता है। फिर जब वो अपना काम कर लेती है तो बच्चे को जीवित कर देती है। तो वो समझ जाती है कि ये कोई स्पेशल पावर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैम इन कथाओं में, कि देखिए कि समाज के जितने वर्ग हैं उनका इम्पोर्टेंस, तो इसमें धोबिन का इम्पोर्टेंस आ जाता है। और आप देखिएगी कि हमारे यहाँ विवाह में जो सुहाग दिया जाता है, वो धोबिन अपने लट से लड़की के लट में पानी डाल के देती है। So these traditions are so deep rooted, and each community, actually the community becomes very important and the environment becomes important. तो वो धोबिन उनको स्वर्ग लोक ले जाती है, क्योंकि वो बहुत ही पायस होती है। उनका मतलब इतना सिद्ध होती है कि वो स्वर्ग लोक में ऐसे ही जा सकती है। उन्होंने उनको भगवान को बोला कि ये इतनी दुखी स्त्री है और अपने पति का शव लेके, तो भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं और मनसा देवी को उनको बोलते हैं कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो मनसा देवी से वो आंचल फैला के आशीर्वाद मांगती है, तो वो उनको जीवित कर देती है। तब वो वापस आके फिर चंदू उनको बोलता है कि मेरी ये आपका जीवन मनसा देवी का दिया हुआ है। तो तब से मनसा देवी की पूजा बहुत बृहत रूप में होने लग गई। तो ये इसमें बहुत ये कहानियां इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं अभी भी लिखने के बाद भी जितनी बार पढ़ती हूँ तो मुझे इसमें कुछ नया देखने को मिलता है कि समाज को जोड़ती है, कथा को विश्वास पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है, एनवायरनमेंट के प्रति एक जो जागरूकता, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसी में गौरी की कथा है, बिसारा और गौरी माँ की कथा है कि कैसे गौरी माँ का जितने भी विवाह भोला बाबा से हुआ, इसमें बहुत सारी गौरी की कथा है, मंगला गौरी की कथा है। फिर तीसरी कथा है पृथ्वी जन्म की, कि कैसे समुद्र मंथन हुआ, पृथ्वी कैसे पाताल लोक में रुष्ट होके चली गई। कि ये भी पूरा एनवायरनमेंट पे ही है कि पृथ्वी माँ ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझे सब लोग खाली गंदा करते हैं और ना मेरा कोई रिस्पेक्ट करता है, ना मेरा कोई पूजा करता है। तो पृथ्वी पाताल लोक में रुष्ट होके चली जाती है। तो पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाती है। तब सब देवी देवता उनका आह्वान करते हैं और बोलते हैं कि हे माँ, आप सबसे इम्पोर्टेंट है। तब अब पृथ्वी तो अंदर चली गई, अब उनको पानी में से लेके कौन आए। तब विष्णु भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, तब भी वो नहीं समझती हैं तो वराह अवतार लेते हैं और उसके बाद कच्छप अवतार लेते हैं। तो तीनों अवतार जो है ये पृथ्वी जन्म से जुड़े हुए हैं और तब वो पृथ्वी को ऊपर लेके आते हैं, सृष्टि का सृजन होता है। तो इसी कथा में आगे समुद्र मंथन है और चर्निंग ऑफ ओशन में भी यही है कि वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, जो असुर और देवताओं में अमृत कलश के लिए झगड़ा हुआ, उसके बाद कैसे ये अमृत कलश देवताओं को मिला। तो ये पूरी कहानी हमने बनाई और लिखी भी है मैंने। उसके बाद फिर सती की कथा है, जो कैसे सती अपने आप को भस्म कर लेते हैं क्योंकि उनके पिताजी ने भोला बाबा को इनवाइट नहीं किया था, जो और पूरे ब्रह्मांड के सब लोग आए थे, वो नहीं आए थे। उसके बाद कैसे फिर भोला बाबा उनके मतलब रुष्ट हो गए था, उन्होंने उनको श्राप दिया था हिमालय को। तो उसके बाद फिर कैसे उनको शांत किया था, वो आगे है। फिर इसके बाद कुमार व्रता पतिव्रता की कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दो बहनें हैं जो उसमें बताते हैं कि कैसे सुहागन होके मतलब आप कैसे कितना उसमें पावर होता है। तो ये बेसिकली दोनों ये कहानी बताती है कि हाउ मतलब आप सब कुछ करते हुए
जो आप अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए जैसे आप जीवन व्यतीत करता है, उसमें ज्यादा पावर होता है रादर देन कि सब कुछ छोड़ के आप खाली एक ही चीज में लगे हुए हैं. So these are basically also preaching of life to the young bride and the groom. कि अब आप जब एक विवाह संबंध में है तो आपका जीवन अब थोड़ा डिफरेंट होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है. तो आप कैसे, मतलब हाउ टू लिव लाइफ, दीज आर प्रीचिंग्स ऑफ लाइफ विद विद दीज स्टोरीज. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं अभी बढ़िया संदेश है ये वाकई. ये यही है मैम, मुझे जो पूरा पढ़ के ऐसा लगा कि ये हमें एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक करती है, हमें अपने जिंदगी के प्रति जागरूक करती है, किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर हम वो सब नियम से करते हैं तो जीवन बहुत आसान है. यही इसका एक सार है इन कथाओं का. फिर पूरी 5वें दिन की कथा पूरे शिव परिवार की कथा है. उसके बाद 6ठे दिन की कथा गंगा जी की कथा है कि गंगा जी कैसे पृथ्वी पे आई और कैसे उन्होंने उद्धार किया भागीरथ के परिवार का, और कैसे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. मैंने जिसको बनाया था कि गंगा जी उतरी, भोला बाबा की जटा में उतरी, फिर वो 7 धार में बाहर निकली. तो भागीरथ को फॉलो, गंगा जी बहुत चंचला थी, इनका जो मतलब नेचर था बहुत चंचल उनको माना जाता था. तो वो जैसे ही जहाँ जाती थी सब कुछ डुबाते हुए जा रही थी. तो ऐसे ही जहान ऋषि का आश्रम था बीच में, तो उन्होंने पूरे आश्रम को डुबा दिया. तो जहान ऋषि ने उनको पी लिया. अब भागीरथ फिर से उनकी पूजा करने लगे कि आप इनको छोड़िए, बहुत बड़े कार्य के लिए इनको मैं स्वर्गलोक से लेके आया हूँ. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो तो सब कुछ जानते थे कि ये कौन है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इनको छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज से ये मेरी पुत्री माने जाएंगी. तो गंगा जी को उन्होंने कान से छोड़ा और इसीलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी है. जाह्नवी बोला जाता है इनको. तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट, हाउ इज इम्पोर्टेंट. और उसके बाद फिर से आ जाती है कहानी गौरी के जन्म की. फिर कामदेवता जी का जो भस्म कर देते हैं भोला बाबा, क्योंकि वो बाण छोड़ते हैं कि इनका विवाह हो जाए गौरी जी से. भोला बाबा तो अपना आँख ही नहीं खोल रहे थे. तो फिर कामदेवता का उसमें काम दहन है. फिर गौरी तपस्या है. उसके बाद फिर शिव पार्वती विवाह है. ये 8वें दिन की कथा है. फिर 9वें दिन की कथा है कि जो मैना जो गौरी जी की माँ थी, उनको बहुत ही सहनता था कि मेरे बेटी का बहुत बड़े आदमी से विवाह हो रहा है. लेकिन भोला बाबा तो अपना वेश वैसा ही मक्खी मच्छर लेके आ गए थे. तो वो और सारे गण देवता से चिल्लाते हुए थे, तो वो बेहोश हो गए. एक बार नारद जी से झगड़ा भी हो गया. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप उनको बोलिए कि एटलीस्ट मेरी इतनी बड़ी गौरी इतनी बड़ी देवी के समान है, मेरी बेटी इतनी अच्छी है और उसका ऐसा वर हो, सब लोग मुझे क्या कहेंगे. तो तब भोला बाबा अपना अच्छे रूप में आते हैं. तो ये मतलब ये मैना का जो एक अंदर से मोह था वो उससे पूरी ये कथा है. और उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म है. फिर गणेश जी का जन्म है, 10वें दिन की कथा है. और फिर इसमें लोकल स्टोरीज ऑफ गॉडेस गौरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है मैम कि जो गौरी जी की जो कथा है लोकल है, उसमें एक कथा है छिनायर गौरी. मतलब कि मतलब गौरी जी हमारे यहाँ ये बेसिकली एक कथा है आशावरी उनकी जो ननद है उनके साथ, कि आशावरी गौरी जी को बड़ा सहमता होता है कि सबकी ननद आती है, मेरी कोई ननद ही नहीं है. तो भोला बाबा उनको बोलते हैं कि आप ननद को झेल पाएंगी. तो बोलती हाँ, क्यों नहीं झेलूंगी. तो वो उनकी ननद आशावरी आ जाती हैं. अब वो इतनी ज्यादा वो लाउड होती है कि वो उनको हर चीज में तंग करती रहती है. फिर एक बार भोला बाबा आए तो गौरी कहीं मिले ही ना. तो आशावरी उसमें है कि उनके पैर में जो क्रैक्स होते हैं उसमें वो गौरी जी को बंद कर देती हैं. तो अब भोला बाबा ढूंढ रहे, गौरी जी मिलती ही नहीं है. तब फिर आशावरी अपना पैर झटकती है तो गौरी जी बाहर फेंकाती है. तब भोला बाबा बोलते कि देखिए, तब गौरी जी बहुत गुस्सा हो जाती है कि नहीं, इनको आप वापस भेजिए. तो भोला बाबा उनको बोलते कि आप ही ने कहा था कि मुझे अपनी ननद को बुलाना है. तो ये कहानी एक्चुअली इसलिए है कि आप जब ससुराल जाते हैं तो एवरी पर्सन यू मीट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर. जैसे ननद का एक रूप होता है कि ननद ऐसी ही होती है या सास ऐसी होती है. तो दीज आर प्रीचिंग्स कि आपको इतने तरह के लोग
के साथ निभाना है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये सारी लोकल कथाएं है, मतलब जो हमारे बिहार में जो प्रचलित है। हाँ, तो ये कितनी इंटरेस्टिंग है कि आपको ये सीख दी जा रही है कि भाई आप जब एक फैमिली में जाते हैं उस परिवार में कैसे रहना है, संबंध नए संबंध बनेंगे, उनको कैसे निभाना है, कौन सा संबंध कैसा है, उसको कैसे डील करना है। तो ये स्टोरी के द्वारा आपको ये कोई बता रहा है, इससे अच्छा प्रीचिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। और पुरानी, और ये कह के ना कि ये पौराणिक कहानियां हैं एक तरीके से, तो उसमें कोई सवाल नहीं उठाएगा कि ये ऐसा नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। हाँ, तो वो सदियों से एज इट इज चली आ रही है। तो बहुत मतलब उसका मतलब समझिए कि इतना ऑथेंटिक होता ये मतलब कहानियां, इससे अभी के समय में इससे ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि जब लोग दिशाहीन हो रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि आप पढ़ लिख तो हम जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, बट दैट हाउ टू लिव लाइफ, लाइक व्हाट इज लाइफ। एंड उसी पे हम पता नहीं कौन कौन से वर्कशॉप में जाते हैं कि हम जिंदगी कैसे जिए। IIT-IIM से आके भी आपको पता नहीं है कि हाउ टू डील विद योर लाइफ। So I think these stories are very important about how to deal with life, you know. So इसी के आगे मैम 11वीं कथा आती है कि मैरिज ऑफ संध्या का विवाह, बर्थ ऑफ लिली एक नाग कन्या ही थी जो गौरी जी बहुत एक बार भोला हुआ कहीं चले जाते हैं और आते बहुत दिन तक नहीं आते हैं, तो गौरी बहुत ही दुखी होके अपने ही शरीर के मैल से सांप बनाती हैं। तो वो बैठी हुई थी तभी और भोला बाबा ने गौरी की जितनी बहनें, 5 बहनें से उन्होंने ही विवाह किया था। तो ये लास्ट जो संध्या थी उनसे भी वो विवाह करके आ गई, तो उनको पता था गौरी बहुत गुस्सा होंगी। तो वो बोलते कि देखो तुम्हारी वो जो उन्होंने अपने मैल से स्नेक बनाया था उसको जीवित कर देते हैं और बोलते कि देखो तुम्हारी बेटी को ध्यान रखने के लिए मैं संध्या को ले आया हूँ। तो ये पूरी कहानी है संध्या और लिली की, और फिर लिली का एक कैरेक्टर है कि हाउ ये ना एक वो जो थी वो बहुत चंचला थी, उसका दिमाग कम था, धर्म तो मतलब इट्स ऑल काइंड ऑफ प्रीचिंग ऑफ लाइफ। आप हर तरह का कैरेक्टर है इसके अंदर। हाँ। फिर सुकन्या की कथा है कि आपने सुनी होगी च्यवन ऋषि की कहानी, जो सुकन्या बेटी थी राजा की, और वो एंट हिल में 2 चमकता हुआ दिखता है, उनको पता नहीं था वो आंख है देती हैं, और तब कैसे च्यवन ऋषि अंधे हो जाते हैं, तो राजा को अपनी बेटी देनी पड़ती है उनको। तो फिर कैसे वो अपने धर्म निभाती है और कैसे फिर च्यवन ऋषि को आशीर्वाद, उन धर्म से आशीर्वाद मिलता है कि वो यंग हो जाते हैं। इसी पे च्यवनप्राश भी और उनको सब अपना राज्य भी मिलता है। तो ये कहानी है। उसके बाद कहानी ये बाल बसंत की है, और गोसाई, चेनाई और बरसी। बाल बसंत भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये एक लड़की की कहानी है कि जिसकी सास बहुत बदमाश होती है। तो वो उसका जब पति खेत पे जाता है तो वो खाना लेके जाती है, तो वो अपने हिस्से में उसको खिला देता है, तो उसकी सास देख लेती है कि ये तो खाना ये भी खाती है, तो वो उसके जीभ पे हमेशा कुछ काले से लिख देती है ताकि कुछ खाएगी तो वो मिट जाएगा। तो बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार वो खीर वो पेट से होती है, खीर और पूरी बना के लेके जाती है, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम यहीं रख जाओ, घर जाके आओ, फिर वापस आके खा लेना। तो वो वहां रख के जाती है, तब तक एक जो स्नेक गॉडेस होती है वो भी प्रेग्नेंट होती है, तो वो खा जाती है वो। और तो वो बेचारी वापस आती है, तो वो बोलती है कि मैं तो नहीं खा सकी, तो जिसने भी खाया उसको भगवान अच्छा करे। तो उनके 2 पुत्र होते हैं नाग के, बाल बसंत उनका नाम होता है। तो वो एक बार जब लड़की बर्तन धो रही होती है अपने आंगन में, तो वो दोनों सांप के जो पोले थे वो दौड़े थे और कुछ लोग उनको मारने दौड़ रहे थे, तो वो उनको ढक देती है, टोकरी से बचा लेती है, बाद में छोड़ देती है। तो वो अपनी माँ को जाके बोलती है कि आज तो हमको मार ही दिया था, एक बहन ने बचाया। तो वो जो नाग देवता होती है वो बोलती है कि तुम उनसे पूछो कि इनको क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे मायके चाहिए, मेरा कोई घर नहीं है। तो तब वो बोलती है कि ठीक है, तुम दोनों के भाई बन के इनको लेके आओ। और वो अपनी जो नाग माता होती है वो उनकी माँ बनती है। और नाग देवता जो होते हैं बासुकी नाग, वो बहुत गुस्सेले होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, मैं किसी
ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी मनुष्य के लिए अपना रूप नहीं बदलूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो बोलते कि चलो आप एक कोने में रहना, फिर आप बाहर मत आना, उसको डराना मत। तो वो आती है खूब अच्छे से, उसको खूब सुख सुविधा से माँ रखती है, ऐसा होता है। तो रोज इसकी जो माँ होती है उनको बोलती है कि ये दिया रोज जलाना। और हमारे यहाँ ना ये बहुत प्रचलित है, दीप दिपहरा जागू हरा, एक कथा है, नाग बढ़े नागिन बढ़े, ये जापा जाता है। ऐसे ये इस कथा में हर बार लास्ट में पढ़ा जाता है इसको। तो ये वाचने के लिए बोलती। तो वो लड़की क्या करती कि नाग देवता वही तुलसी के पास ही कॉयल करके थे, तो उनके माथे पे ही वो हर रोज गुस्सा थे। बोले कि नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं अब काटूंगा ही काटूंगा। तब उनकी वाइफ जो है बोलती, बहुत समझाती, बोलती नहीं। तो फिर वो उसको विदा करती है, खूब सारा गहना कपड़ा देके कि ये तो बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो इनको विदा कर देते हैं। तो वो आती तो भी वो गुस्सा ही रहते हैं, तो नाग देवता उनको काटने जाते हैं। तो लेकिन वो हर रोज उनको माँ ने सिखाया था कि तुम दिया जलाना और बाटी में दूध और लावा रखना और बोलना नाग बढ़े नागिन बढ़े, तो पांचों बहन भी तेरा बढ़े। तो वो जब भी वो सोचते हैं कि इसको काटूंगा, वो उन्हीं का बखान करते हैं कि उनका वंश बढ़े, उनका वो आगे बढ़े, उनका वृद्धि हो सब चीज में। तो अंत में वो उनकी सास को काट के चले जाते हैं। तो इस कहानी का ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, हाउ टू डील विद मदर इन लॉज, और कैसे मायके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भाई बहन आपस का प्रेम, ये सब। मतलब ये पूरी कहानी उसी पे केंद्रित है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लोकल कथाएं हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक मोस्ट इंटरेस्टिंग कथा है राजा श्रीकर की। अच्छा। जो कि बहुत ही डिफरेंट कथा है कि एक जो राजकुमारी होती है, उसको वो बहुत बड़े राजा की बेटी होती है, लेकिन राजा की मृत्यु हो जाती है सुन के कि इसको ये हमेशा जीवन में दुख ही दुख मिलेगा, और इसका जैसे ही विवाह होगा ये बहुत दुखी रहेगी। तो उसका जो भाई होता है वो उनको एक मतलब एक टनल जैसे होल से अंदर जाके बहुत धरती के अंदर उनका एक एक दासी के साथ उनको रख देता है कि तुम यहीं रहो। तो तुम्हारा, वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन इतना दुख झेले। तो तभी राजा श्रीकर एक बार वन में शिकार खेलते खेलते देखते कि चींटियां जा रही हैं और उसमें अनाज है, तो उनको लगता है कि जरूर अंदर कुछ है। तो वो अंदर जाते जाते देखते हैं कि इतनी सुंदर राजकुमारी है, तो वो उनसे विवाह कर देते हैं। अब वो विवाह करके थोड़े दिन रह के आ जाते हैं। अब जब वापस आते हैं तो वो उनको भूल जाते हैं, भूलते नहीं है, लेकिन वो उनको काफी सारे वो भेजते हैं, गिफ्ट वगैरह भेजते हैं। कौवा, इसमें कौवे का भी रेफरेंस है कि कौवा लेके आता है। फिर मधुश्रावणी की कथा के बारे में इसमें मेंशन है कि मधुश्रावणी होता है तो वो उनको भेजते हैं, लेकिन उनकी पहले से एक वाइफ थी, वो उस पे वो उसको नहीं ले जाने देती है। तो अंत में राजकुमारी को मजदूरी करनी पड़ती है, उसको खाने के लाले हो जाते हैं। फिर एंड में वो राजा जब आते हैं, वही उन्हीं का तालाब खुद रहा होता है, तो उनको पहचान जाते हैं और तब उनको पता लगता है कि क्या हुआ, वो अपनी पत्नी को वापस लेके आते हैं। तो इसमें मधुश्रावणी का रेफरेंस है। जीज अभी मुझे एक स्कॉलर ने बोला कि ये कथा हमने कभी नहीं सुनी, राजा श्रीकर। तो ऐसी ऐसी जो बहुत हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जो ये तो बिहार में मेंशन, आई एम श्योर कि हमारे हर प्रांत में अलग अलग तरह की कथाएं बहुत प्रचलित है। तो इसका ये पूरी कथा यहाँ पे है। इसका लास्ट पार्ट है गणेश जी सुहाग बांटते हैं। तो मधुश्रावणी में लास्ट दिन में हमारे यहाँ सब सुहागिन को आमंत्रित किया जाता है और उनको जितने भी जैसे सिंदूर, कपड़ा, चूड़ी दिया जाता है और सबको खीर पूरी खिलाया जाता है। और उस दिन गणेश जी, जो जिसको तीज भी बोला जाता है, कि गणेश जी सुहाग बांटते हैं। तो ये मैम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोलते हैं कि सबसे पहले धोबी नाई, तो उसको बोलते हैं कि जो तुम कपड़ा तुम्हारा पति धोएगा वही तुम्हारा सुहाग है। अब जो मलाही नाई, जो फिशरमैन है, तो उसको बोला कि तुम्हारा जो मछली मारने से तुम्हारा घर वाला जो मछली का काम करेगा और उसका जो देह से वो मछली का गंध आएगा, वही तुम्हारा सुहाग है। तो व्हाट डज दिस मीन? जो कायस्थ थे उनको बोला कि तुम्हारा पति जो लिखा पढ़ी का काम करेगा वो सुहाग। दैट मीन्स दैट वर्क इज योर सुहाग। वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि आपका जो कर्म है, मतलब आपका जो काम है, जो अगर फिशरमैन काम नहीं करेगा, मछली नहीं मारेगा, तो खाएगा कहाँ से? तो ये भगवान सुहाग क्या बांटते हैं कि आप अपना कर्म करिए और वही, उसी से आपकी बरकत होगी, उसी से आप आगे बढ़ेंगे।
तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल लास्ट पार्ट में जो ये कथा है, इट्स अ ब्यूटीफुल कथा कि सुहाग का माने खाली सुहाग तो है ही, लेकिन हमारा काम है, हमारा कर्म है, और कर्म ही हमारा धर्म है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सुहाग। तो ये पूरी कथा यहाँ पे लास्ट कथा है ये कि गणेश जी जो सुहाग बांटते हैं, ये लास्ट कथा है इस किताब की। अब ये जितनी सुंदर कहानियां आपने सुनाई है, उससे बढ़ चढ़ के आपकी पेंटिंग्स भी हैं इस किताब के अंदर, जो आपने चित्र बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के समन्वय से, जिन्होंने अब तक इस कहानी को बहुत अच्छे से नहीं समझा था या इतनी कहानियां लोगों को नहीं पता थी, तो उसको समझने में, एक परंपरा को समझने के लिए ये किताब का आपका जो शोध कार्य है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उस क्षेत्र के हैं, और आपने अभी जिक्र भी किया था जो उस क्षेत्र के नहीं भी हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही मतलब सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है, इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है ये। जी मैम जी, ये मैंने इसमें लिखा है कि ये ना से खाली उसी प्रांत के खाली रिचुअल के लिए ही नहीं, एक तो डॉक्यूमेंटेशन है पूरे रिचुअल का जो कि कभी नहीं कहीं है। दूसरा है कि दिस बुक विल बी यूजफुल टू ऑल द आर्ट स्टूडेंट्स, पीपल हु आर इन जो जैसे मेरे पास फैशन डिजाइन से रिलेटेड स्टूडेंट्स आते हैं, और जो भी इस कला को समझना चाहते हैं, तो उसका कितना इन डेप्थ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। क्योंकि मिथिला पेंटिंग को आजकल लोग खाली एक ऊपर खाली एक आर्ट जैसे, मतलब आर्ट भी नहीं देख रहे, मतलब एक ऐसे देख रहे कि हाँ भाई सब जगह मिलती है, बट ये परंपरा कितनी पुरानी है जी, और कितनी डीप रूटेड है। ये पेंटिंग क्यों बनती है, इसका जो माने है वो कई कई हजारों सालों पीछे से आ रहा है। ये उसको पूरा डॉक्यूमेंट करता है किताब, कि हम क्यों ये पेंटिंग बनाते हैं, हम रिचुअल इसमें क्यों, अर्पण, हर तरह के अर्पण जो है जिसको हम अल्पना बोलते हैं या रंगोली बोलते हैं, तो ये क्यों बनते हैं, और हर भगवान के अलग अलग बनते हैं। तो इसके वो इसलिए बनते हैं कि इसके पीछे की कहानी अलग है, उसका माने अलग है। तो ना समबडी हैज टू डॉक्यूमेंट इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आगे भी 2-3 किताबें मैं कर रही हूँ कि मुझे जो आता है लेट मी आई विल जस्ट पुट इट डाउन, ताकि आगे की जनरेशन के लिए कुछ एक रेफरेंस रहेगा। नहीं तो मुझे इस बात का बहुत डर रहता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे से हमारे विदेशों से भी लोगों ने इनको डॉक्यूमेंट किया, और कई लोगों ने इसको ऐसा हमारे अपने देश के भी लोग कई ऐसी ऐसी चीजें इसके बारे में लिख देते हैं जो कि है नहीं। तो फिर वो उस कला के रूप को टोटली नेगेटिव दिशा में लेके चला जाता है। तो वो ना हो, इसके लिए भी मैं इन सब चीजों को डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, ताकि लोगों को इस कला के बारे में जो बेसिक है वो तो सही नॉलेज पता रहे, ऑथेंटिक ढंग से चीजें पता चले उनको। जी, नहीं, बहुत सही है। जो सही कलाकार होता है ना, तो वो फिर शुद्धता वाली बात और कमिटमेंट एक लगता है अपना, कि जिस चीज को हम जानते हैं, शुद्ध रूप में जानते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उस चीज को पहुंचाएं। और इसी उद्देश्य ने आपको इतना बड़ा शोध कार्य पूरा करने की हिम्मत दी। वरना कोई चीज शुरू हो जाती है, 1-2 आर्टिकल हो गए, कुछ चीजें हो गई, कुछ इंटरव्यूज हो गए, पर आपने तो पूरी मधुर श्रावणी जो है उसके पूरे जो पर्व का पूरा हर दिन का एक खाका खींच दिया बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातचीत में। बहुत धन्यवाद मैम जी। इसका लास्ट पार्ट था एग्जीबिशन, जो कि मैंने पिछले साल किया था। IGNCA को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि IGNCA ने इतनी मदद की और इसको पूरा रूप देने में पूरा सहयोग किया। कि ये जितनी भी पेंटिंग थी, मेरा पूरा ये था कि इसको मुझे एग्जिबिट करना है, नहीं तो एग्जिबिट नहीं होगा तो लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं, जितना हमने 200 लोगों ने मिलकर बनाया। तो 2019 में लिखिया करके एग्जीबिशन किया मैंने, जो 1 महीने IGNCA में चला। और मैंने जो मूवी बनाई थी हम लोगों ने, वो भी दिखाई हमने, और इसमें एटलीस्ट 1-2 हजार लोगों ने आके इसको देखा। और मतलब एक लैंडमार्क शो जिसको बोलते हैं, हमने 100 पेंटिंग्स जितनी भी थी सारी एग्जिबिट की इस पूरे वर्कशॉप से रिलेटेड। क्योंकि इसके आगे फिर मैंने रामायण को डॉक्यूमेंट किया, महाभारत को किया था, फिर गुणवती नारी IGNCA में ही IGNCA ने बहुत सारे ऐसे मुझे मौके दिए जिससे कि मैं इस तरह का काम कर सकी।
तो जी। ये सब किया हम लोगों ने, और सभी आर्टिस्ट को इसमें मैंने इन्वॉल्व किया, जो इतना बड़ा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया सबके लिए, और राष्ट्र धरोहर बन गया। तो इस लिखिया भी मेरी एक और किताब जो IGNC ने पब्लिश की, उसमें इस एग्जीबिशन का कैटलॉग है, वो भी कभी किसी को मौका मिले तो आप IGNC के शॉप से खरीद सकते हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स IGNC से पब्लिश हुआ है लिखिया पूरा, जिसमें कि जो भी मैंने एग्जिबिट किया वो सब उसमें डॉक्यूमेंटेड है, और मैंने ही लिखा था डॉक्टर मौली कौशल इनके साथ। जी। तो अच्छा मनीषा जी, आप तो मतलब क्या कहना चाहिए, हर्डल पे हर्डल पार करती जा रही हैं, बाधाएं आपके रास्ते में इसीलिए आती हैं कि आप उनको पता है कि आप पार कर ले जाएंगी। तो आर्ट के ओरिजिनल स्वरूप को बनाए रखने में भी तो बहुत सावधानियां रखनी पड़ती होंगी, क्योंकि कथा अपनी जगह और जो बात आप कहना चाहती हैं उसमें आपको उसका स्वरूप भी बना के रखना है। तो बड़े चैलेंजेस होते हैं इन चीजों को शुद्ध रूप में सामने लाने में। ये आपने सही कहा मैम, ये बहुत ही चैलेंजिंग था और है, क्योंकि मिथिला पेंटिंग खाली जो आप एक कथा या एक स्टोरी देख रहे हैं वो नहीं है, इसमें सिंबोलिज्म है। मतलब तो एज एन आर्टिस्ट मुझे पता है कि हम वो सिंबल बनाते आ रहे हैं सदियों से, लेकिन हम क्यों बनाते आ रहे हैं, उसका क्या माने हैं, तो मैंने उसको भी डॉक्यूमेंट किया है इसमें, और मेरी अगली किताब में भी मैं वही डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो हम ये सदियों से अपने जनरेशन से बनाते आ रहे हैं ये पेंटिंग, इसका माने क्या, हम क्यों कोबर बनाते हैं, कोबर में हम भगवती बनाते हैं, पुरैनक पत्ता बनाते हैं, मैम जो बांस बनाते हैं, सूर्य चंद्रमा नवग्रह, कछुआ मछली, विध विधाता, डोली कहार, तो ये हम क्यों बनाते हैं, ये मेरा एक और मिशन है कि इसको लिखना, और इन सब पेंटिंग बनाने में हमने उसका पूरा ध्यान रखा कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी से इधर उधर कहीं ना जाएं। मतलब कि जो इसका ओरिजिनलिटी था, और हम जो एक्चुअल में हम गांव में जैसे सदियों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसको हमने कैनवस पे बनाया, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू लर्न दिस। एंड जो आजकल क्या है, बहुत सारे वर्कशॉप होते रहते हैं, तो आप एक कोई कछुआ मछली देख के बना लेते हैं, बट देन यू डोंट नो व्हाट डज इट मीन, और वो क्यों बनता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि वो क्यों बनता है। वरना तो सभी लोग मिथिला पेंटिंग बना लेंगे, आजकल केरला में भी लोग मिथिला पेंटिंग बना रहे हैं, सब जगह, जो कि एज एन आर्ट फॉर्म इट्स गुड, बट देन आप विदाउट नोइंग व्हाट यू मेकिंग, ये तो एक अलग, फिर वो उस आर्ट का इम्पोर्टेंस को खत्म कर देता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो चैलेंज मैं हर जगह अभी भी आई एम डीलिंग विद इट, क्योंकि हर चीज का एक माने है, हर स्टोरी का एक मतलब है, स्टोरी किसी मतलब से ही वो स्टोरी अभी तक चली आ रही है, तो उसको डॉक्यूमेंट, उसके पीछे का जो सार है वो सामने लाना, वो भी एक मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि मैं अभी तक करती आ रही हूँ। जी जी। और विश्व के बहुत सारे देशों में आपकी बनाई कलाकृतियां भी लोग खरीद रहे हैं, एग्जीबिशंस भी आपने काफी लगाई हैं, और दूसरा ये है कि लगभग कितनी पेंटिंग्स आपने अब तक बना ली हैं इस किताब को अलग करते हुए? ये तो एक पता बहुत नहीं, ही मैं 2000-3000 पेंटिंग तो बनाई थी, क्योंकि मैं हर रोज 8 घंटे काम करती हूँ पेंटिंग के। अगर आप कहें अगर कि मैं पूरे दिन मिथिला पेंटिंग पे ही कुछ ना कुछ कर रही होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो ऑल्दो मतलब मेरा अपना घर है, बच्चे सब है, बट देन ये मेरा पैशन है। और अब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगता है। नेशनल अवार्ड जब मुझे मिला तब मुझे लगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस आर्ट, कि तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अवार्ड और नो अवार्ड, बट देन आई हैव टू डॉक्यूमेंट दिस, कि शायद भगवान ने मुझे इतनी अगर इसका जरिया बनाया है कि मैं इसको करूँ, तो ये भगवान की इच्छा से ही होता है। एक्चुअली आप कोई भी अपने आप नहीं कर सकता ये सब काम। मैं ये जितनी बार मैं किताब देखती हूँ तो मुझे पूरा लगता है कि मुझे मनसा देवी का आशीर्वाद था कि मैंने इसको कर दिया। ये एक असंभव सी चीज लगती है कि पहले कल्पना की जाए फिर बनाया जाए तो बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन आपने उसको एक बार शुरू कर दिया तो फिर उसको पूरा होना ही था। जो भी समय लगा, जो भी चीजें होती गई,
तो तो रास्ते अगर मुझे निकलते लगता आते है कि हैं। पहले अगर किसी को कोई मुझे बोल देता कि पहले मैं इसको बनाऊं, पढूं, बनाऊं, इसको आकार दूं, फिर लिखूं और फिर इसको एक ओवरऑल बुक डिजाइन करना, तो ये एक बहुत असंभव सा काम लगता है, सिंगल हैंडेड। जी तो वो भगवती के आशीर्वाद से ही हो पाया है। जी, नहीं वो तो और मिरेकल है। मिरेकल है। लेकिन मिरेकल के पीछे भी मतलब व्यक्ति ही होता है जो उसका एक साधन बनता है, जिसके जरिए चमत्कार होते हैं। और जी दूसरा ये कि अपने पे विश्वास और आपकी जो लगन है कि आपने एक चीज छेड़ दी है तो उसको आप अंत तक उसको पूरा भी करेंगी, और उसकी एक जो मतलब ऑथेंटिसिटी शब्द छोटा है उसके लिए, कि वो जो भी उसका मतलब सम्मानजनक या कहें कि जो उसकी हाइट है वो भी उसमें आनी चाहिए, जी जिसके लिए आप कर रहे हैं उसको, तो समग्रता में उसको आप लाना चाहती हैं। जी, आपने तो ठीक कहा मैम। इस समय तो इसकी जो हाइट है वो और उभारना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पेंटिंग्स या कोई भी लोक कला का अभी काफी लो फेस चल रहा है। तो हम्म उसमें और अभी आर्ट काफी जनरलाइज्ड हो गया है। जैसे अगर मैं एज एन आर्टिस्ट बात करूं जो ओवरऑल क्या हो रहा है मार्केट में, हम्म तो उस हिसाब से अभी इस कला की जो महानता है उसको आना बाकी है। हम्म Because people don't understand कि what is the in-depth knowledge of this art। हम्म और मैं चाहती हूँ कि भगवान करे कि हर आर्ट फॉर्म में ऐसा कोई हो जो उसको डॉक्यूमेंट करे, नहीं तो हम्म। वो कला खत्म हो जाती है और आप उसकी सही कह रहे ओरिजिनलिटी हैं, पता नहीं लगती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये। एक दो सवाल आपकी बात से निकल के आ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस कोरोना काल में तो बड़े बड़े क्षेत्रों में चक्का जाम हो गया, तो आप कैसे सब चीजें अपनी जारी रख सकी? मैम ये भी भगवती का आशीर्वाद था कि मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया कि हमारे सारे एग्जीबिशन कैंसिल हो गए हम्म और मैं ये किताब कर रही थी। तो मैंने पूरे कोरोना काल में अपनी सभी किताबों पे काम किया हम्म और उसमें जो भी कमी बेशी थी, जहाँ पेंटिंग्स रह गई थी, वो सब बनाई और इसको इसी तरह दिन रात मैंने कोरोना में बहुत ज्यादा काम किया एक्चुअली। हम्म ऑलमोस्ट 20-20 घंटे काम करके मैंने इसको खत्म किया। तो हम्म एक तरह से भगवान ने वरदान ही दे दिया कि कहीं आना जाना नहीं था हम्म और कोई एग्जीबिशन नहीं था। तो वो मन में तो होता है कि आप एग्जीबिशन नहीं होना एक कलाकार के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी इसको ये पॉजिटिविटी रहा कि मैं ये किताब कर पाई और हम्म। अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज है इस किताब को हर जगह पे पहुंचाना। अच्छा, किताब का विषय या उसका टाइटल क्या है? इसका मैम मिथिला पेंटिंग है, डिपिक्टिंग द मॉनसून फेस्टिवल ऑफ बिहार, अच्छा मधुश्रावणी। हाँ अच्छा। अभी हाँ हाँ। काम चल रहा है उससे भी। वो ये ये चले गई। ये हाँ, वो अभी वो दूसरी किताब है मेरी जो हाँ, मिथिला पेंटिंग की एक आप कह सकते हैं हम्म। डिक्शनरी टाइप तो बनी जाएगी। इसमें हाँ, वो करीबन 300-400 पेजेस नहीं की है। एक काम करने के बाद फिर उसमें और छूटे हुए काम की संभावनाएं निकल आती है ना, कि उसमें जी जी और जी हाँ। डिटेल्स जो हैं उनसे हम और चीजें लोगों को बहुत परिचित कुछ करा है मैम, सकते हैं। क्योंकि ये कला इतनी महान है हम्म कि इसमें कितना कुछ है। ये तो एक ड्रॉप इन द ओशन जैसा है, हम्म क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कितनी चीजें हैं जो हमको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मान्यता है कि हम मुझे पता है तो मुझे लगता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पता है। हम्म तो जो छोटी मोटी चीजें भी हैं वो लोगों को नहीं पता है। तो हम्म वो सब चीज को डॉक्यूमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है हम्म। अपने आप में। तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन ही इसमें निकल जाएगा तो भी कम नहीं, है। आप लगे रहेंगे तो देखिए, मधुर श्रावणी को आपकी हाइट तक ले जाती हैं, इसलिए क्योंकि ये तो बिल्कुल एक रिचुअल की तरह था ना। अब आपने उसको इतिहास और उसके जो भी माइथोलॉजी और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं उसके साथ अब अनफोल्ड करती चली जा रही हैं आप उसके इन डेप्थ, जी जो उसकी कहानियों का मतलब है और कहाँ से क्या चीज है। तो कला और कलाकार का मतलब ही ये होता है कि हर बार उसमें से नया निकालना और उसकी जड़ तक जाना, कि जी इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या रहा होगा, किस लिए आज ये इस रूप में है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसकी कहानी रही होगी। तो जी 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 अब दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि भविष्य में
मधुबनी कला को और लोकप्रिय बनाने के लिए आप क्या कर रही हैं? ये किताब तो ठीक है, आप मतलब कंटिन्यूएशन में है, आप लगातार आगे भी करेंगी। तो कुछ बताएं, आपकी जो नई जनरेशन है उसके लिए आप कुछ कर रही हैं? उसके लिए मैम मैं काफी सारी चीजें कर रही हूँ अभी। एक तो वर्कशॉप्स मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी कोरोना काल में 100 से ज्यादा वर्कशॉप ली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, जैसे निफ्ट है, एनआईडीज है, और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, विदेशों के कॉलेजेस हैं, सब में इसके ऊपर लेक्चर देना और सिखाना। और दूसरा, अपने इस कला से जुड़े जितने भी हमारे प्रांत के जो यंगस्टर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एग्जीबिशंस अभी मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। उसमें अभी हमने एक वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी, ये एक सीता जी पे हम लोग एग्जीबिशन करने वाले हैं। इसमें मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के साथ मिलके मैं कर रही हूँ, जो सविता झा खान है उनके साथ। तो आप उसमें देखेंगे, इसमें बड़ा हरक्यूलियन टास्क था कि मैंने लोगों को पहले एक ये तो टॉपिक था, लेकिन इस टॉपिक को कैसे बनाना है, क्योंकि हम सीता माँ को खाली एक पुत्री या पत्नी के रूप में देखते हैं। तो लेकिन सीता जी उससे बहुत आगे है, शी इज मच बियॉन्ड व्हाट शी इज सीन। तो हमारे यहाँ मतलब जनरली फोक आर्ट में जो भी हम बनाते आ रहे हैं, तो हम जो बनाते आ रहे हैं हम उसी परंपरा से उसको बना रहे हैं, लेकिन उससे अलग सोचना ये काफी चैलेंजिंग था मुझे शुरू में। और दूसरी मैंने को बोला कि इसमें कि मटेरियल कैनवस होगा, क्योंकि मैक्सिमम आर्टिस्ट पेपर पे बनाते हैं। तो कैनवस इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया ताकि अब जब हम आर्ट की बात करते हैं, आर्ट मार्केट में कैनवस एक माना जाता है कि स्टैंडर्ड हो जाता है कि हाँ भाई कैनवस पे पेंटिंग बनी हुई ज्यादा महंगी दिखती है। तो लाइक ट्रेनिंग द यंगर जनरेशन टू पेंट ऑन कैनवस ऑन अ न्यू मटेरियल। पहले दीवार पे बनाई जाती थी, फिर पेपर पे आई, भारत सरकार ने इसको पेपर पे लेके आई। तो कैनवस पे बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन एक पूरी जनरेशन को कैनवस बनवाना, फिर एक सब्जेक्ट से बनाना, फिर मैं 1-to-1 सबको मोल्ड कर रही थी कि जो अगर कोई सीता जी की एक कहानी बना रहे तो उसमें वो और कैसे इलस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बहुत तरह के स्किल्स उभर के आए हैं इस पूरे कंपटीशन में। और अब ये आप जब ये फाइनल एग्जीबिशन देखेंगे तो आई एम श्योर लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि सब यंगेस्ट पार्टिसिपेंट इज 9th स्टैंडर्ड एंड ओल्डेस्ट आई थिंक 70 इयर्स की भी है, 78 इयर्स की है। सबको मौका दिया है आपने। हाँ, तो सब लोग उसमें अपने अपने सीता का जो उनका पर्सपेक्टिव है, उन्होंने वो कहानी भी लिखी है उनके बारे में। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है इससे एक नया इनिशिएशन हो रहा है मिथिला पेंटिंग में विद द यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन एंड ऑल्सो पीपल हु हैड लेफ्ट पेंटिंग, जो बनाते थे लेकिन अभी नहीं बनाते हैं किसी भी कारण से। महिलाओं को तो वैसे ही काफी दिक्कत रहती है। तो वो सबको, वो बैरियर को तोड़ के सबने इतना समय लगा के पेंटिंग बनाया मेरे लिए। तो आई थिंक वो मैं अपने आप को काफी सौभाग्यशाली मान रही। और ये कब तक एग्जिबिट होगा, मतलब कब तक सामने आएगा? दिसंबर में दरभंगा में होगा। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल हर साल वहीं होता है बिहार में। जी। और उसके बाद इसको हम लोग दिल्ली में करेंगे एग्जिबिट। तो वो तो अगले साल ही हो पाएगा, कोरोना की वजह से कुछ निश्चित नहीं है अभी, लेकिन एग्जीबिशन इसका अगले साल जरूर होगा। और सबको हम लोग अभी से आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आए और उसको देखें। इतने सारे कलाकारों का जो काम है, और वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मनीषा जी, ऐसा है, एक मुलाकात तो आपके साथ काफी नहीं है, लेकिन फिर भी जितना कुछ आपने बताया और समझाया, उससे ये लगता है कि आपके हौसलों और आपकी उपलब्धियों को हम अपना सलाम ही दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का, वो भी मधुश्रावणी की किताब के बारे में, इसलिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कला के क्षेत्र में व्यक्तिगत पहचान के लिए तो सभी संघर्ष करते हैं, लेकिन आप तो मधुबनी कला और मधुश्रावणी के संदेश को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती हैं।
सामाजिक रूप से स्त्रियों की इस मुहिम को नए शिखरों तक पहुंचाने का आपका प्रयास स्त्री विमर्श को बहुत नए संदर्भों से जोड़ रहा है। आपके सफर के लिए मन के मौसम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में आई, और नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।